हेलो फ्रेंड्स, सिस्टम मेंटेनेंस के लेक्चर नंबर 18 में आपका स्वागत है। आज के डिस्कशन को हमने एक नेक्स्ट लेक्चर के तौर पर बनाया है। नेक्स्ट जो यूनिट है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव को समझने के पहले ज़रा हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर डेटा को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, हम आखिर रिकॉर्ड करते ही क्यों हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमको सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत क्यों पड़ी और सेकेंडरी मेमोरी का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। तो उससे पहले डेटा स्टोरेज टेक्निक की अगर हम बात करें तो देखिए, हमारे पास रैम मेमोरी भी है, रोम मेमोरी भी है। रोम मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। उस मेमोरी में जो भी डेटा रिकॉर्ड करना है या तो हम किसी स्पेशल प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हैं, या मैन्युफैक्चरर अगर प्रोग्रामेबल रोम में प्रोग्राम बना के देता है तो उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हम। तो कंप्यूटर हमारे लिए अपने डेटा के स्टोरेज की बात कर, अगर हम सोचें, अपने डेटा कहने का मतलब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारा अपना डेटा है, निजी डेटा है, जिसमें हमारे अपने फाइल हो सकते हैं, अपने प्रोग्राम हो सकते हैं, अपने डेटाबेस हो सकते हैं। तो एक यूजर या एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेसिफिक डेटा या इंफॉर्मेशन जेनरेट करता है, डेटाबेस रिकॉर्ड रखता है, वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। भले ही उसको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में हम देखें तो उस डेटा का उसके लिए हो सकता है, डेटा हमेशा ही पर्सन डिपेंडेंट होता है। हमारा अगर सर्टिफिकेट है तो हमारे लिए बड़ा मायने रखता है, दूसरे के लिए हो सकता है वो एक कागज़ का टुकड़ा हो। ठीक उसी तरह डेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज इंफॉर्मेशन एज में हम डेटा या इंफॉर्मेशन पावर की ही बात करते हैं। तो उस इंफॉर्मेशन पावर को जब हम कंप्यूटर में प्रोसेस करते हैं, जनरेट करते हैं, तो हमें एक ऐसे स्टोरेज एरिया की ज़रूरत हुई जो डेटा को स्टोर करके रख सके। अब हमारे पास मान लेते हैं एक डेटा है, इस डेटा को स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए हमने क्या किया, प्राइमरी मेमोरी बनाया। प्राइमरी मेमोरी की कैपेसिटी भी आज के डेट में हम जनरली 4 GB 8 GB की बात करते हैं, ऐसे तो बहुत है। लेकिन इस रैम के साथ डीमेरिट है। डीमेरिट क्या है कि ये वोलेटाइल नेचर का होता है। वोलेटाइल नेचर कहने का मतलब है जब तक पावर कंप्यूटर में हमने दे रखा है तब तक तो इसका डेटा अवेलेबल है। पावर जो ही ऑफ होगा ये डेटा अपने आप क्रैश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो उसको रोक करके स्टोर करने का इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। और रोम मेमोरी में लिखना मुश्किल है, वो तो वोलेटाइल नेचर का है, लेकिन उसमें डायरेक्ट रैम की तरह आप स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो रीड ओनली मेमोरी है। लिखने के लिए स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करें, तो इस डेटा को स्टोर करने का एक दूसरा टेक्निक हमने खोजा, और ये है मैग्नेटिक स्टोरेज। ये कोई नई टेक्निक नहीं है। मैग्नेटिक स्टोरेज की अगर हम बात करें तो इससे पहले हम लोग ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करते थे। ऑडियो कैसेट पहले आते थे, वीडियो के कैसेट आते थे जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता था। तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की टेक्नोलॉजी हमारे पास थी। अब समस्या ये है कि क्या इस इलेक्ट्रॉनिक डेटा को डायरेक्ट मैग्नेटिक स्टोरेज में स्टोर किया जा सकता है? आंसर है नो। अब डायरेक्ट तो स्टोर कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर इस डेटा को निश्चित रूप से हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करने के लिए इस डेटा को, इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो हम स्टोर कर पाते थे, लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक डेटा को मैग्नेटिक स्टोरेज में स्टोर करने के लिए स्टोरेज एरिया में हमको इस डेटा को इलेक्ट्रिकल फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम स्टोर कर पाएंगे।
अब मैग्नेटिक स्टोरेज का कॉन्सेप्ट क्या है, इस बात को इस तरह से आप समझें कि मान लेते हैं कि इतना बड़ा हमारे पास मैग्नेटिक बार है। हम जानते हैं कि हर मैग्नेटिक बार में एस और एन पोल होता है। मैग्नेटिक डिटेल पढ़ने की हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना बात तो हमको पता है कि किसी भी मैग्नेटिक बार की बात करें कि एक तरफ साउथ पोल होगा, एक तरफ साउथ पोल होगा, एक तरफ नॉर्थ पोल होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स निकलते रहता है इसमें। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें। मान लेते हैं इस मैग्नेटिक बार को हमने ब्रेक कर दिया। अब हम एक बार को दो बार में चेंज कर दिए, देन व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा? क्या एक साइड में एस पोल और एक साइड में एन पोल हो गया? ऐसा नहीं है। इसको अब ये फिर से एक नया मैग्नेटिक बार तैयार हो गया। फिजिकल साइज इनका छोटा है, लेकिन इस बार में भी एस पोल और एन पोल दोनों है। अगर इनको और हम छोटा कर दें, मान लेते इस साइज का ले लाएं, तो यहां पर भी एस पोल एन पोल दोनों हैं। इस बात से तो आप सहमत हैं? तो मैग्नेटिक पार्टिकल के चाहे जितने भी टुकड़े आप कर लें, छोटे से छोटे मैग्नेटिक पार्टिकल की बात करें तो उसमें एस पोल और एन पोल दोनों होता है, और इसकी पोलैरिटी में कोई बहुत बदलाव नहीं हो सकता है। अब देखिए, इसका फ़ायदा हमने डेटा की रिकॉर्डिंग में इस्तेमाल किया। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, अब ये अगर पुराने ज़माने की बात करें, पुराने ज़माने के आज भी है, हम मैग्नेटिक टेप की बात करते हैं। टेप मतलब रिबन, इस तरह का रिबन है। इस पर हमने पूरी तरह से मैग्नेटिक कोटिंग कर ली। अब मैग्नेटिक कोटिंग करके इस पूरे पार्ट को हमने एस पोल और एन पोल में बदल दिया। लेकिन जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो इसी एस पोल और एन पोल को छोटे छोटे मैग्नेटिक पार्टिकल में हम डिवाइड कर लेते हैं, और एक डिसीजन हम लेते हैं। हमारा मान लेते हैं, अगर एनालॉग सिग्नल की बात करें तो इस सिग्नल और इस सिग्नल की बात करते हैं। इसके लिए हमने मैग्नेटिक पार्टिकल को इस तरह से अरेंज किया, तो इस अपोजिट सिग्नल के लिए हमने मैग्नेटिक पार्टिकल को में थोड़ा सा बदलाव किया, और इसको हमने एस और एन से रिकॉर्ड किया। अब आप आसानी से समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि सिग्नल के पोलैरिटी के आधार पर एस पोल और एन पोल में हम बदलाव लाते हैं, और थोड़ा सा बीच में गैप भी रखते हैं, ताकि अलग अलग मैग्नेटिक पार्टिकल अलग अलग हो सके। इसका प्रभाव इस पर नहीं पड़े, इसका प्रभाव इस पर नहीं पड़े, अदरवाइज सब आपस में मिल जाएंगे। अब जैसे देखिए, एन एस एन एस अगर आपस में मिल जाए तो एक सिंगल डेटा हो जाएगा, सिंगल बार तैयार हो जाएगा। तो ऐसा भी हम नहीं चाहते। दूसरी बात है, एस और एन पोल, तो इनमें तो मिलने की बात ही नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे। तो आपस में सट भी न जाए, आपस में दूर भी नहीं करें, जो जहां है वहां पर एस्टेब्लिश हो। इसके लिए हमने एक टेप पर मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग कर दी, और अकॉर्डिंग टू सिग्नल इनके पोलैरिटी को हम बदलते हैं। यही है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग। तो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग कहने का मतलब कि किसी भी टेप पर हम आराम से मैग्नेटिक कोटिंग करके, आयरन ऑक्साइड की कोटिंग है, और इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड के द्वारा इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हम थोड़ा सा बदलाव करते हैं। और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो फिक्स होता है, उसमें बदलाव नहीं होता, उसमें डीके उसकी प्रॉपर्टी बहुत समय तक चलता है। अगर पावर ऑफ कर दिया जाए तो रैम के मेमोरी को लॉस होने में सेकेंड का समय लगेगा, मिली सेकेंड में ही लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर उसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के रूप में अगर हम चेंज कर दें तो 2, 4, 5 साल 10 साल तक रहेगा। अगर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सटर्नल हम इस पर नहीं लगाएं तो हमारा डेटा सुरक्षित होता है, बचा रहता है, और फिर जब भी चाहे तो इस डेटा को हम रिकवर कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है सेकेंडरी स्टोरेज का,
डेटा के रिकॉर्डिंग का। अब पुराने ज़माने में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर एक कॉइल हमने लगा लिया, इस कॉइल का डायरेक्शन के आधार पर एस और एन पोल की बात होगी। अगर इस कॉइल में सिग्नल हम बदल दें, फेज चेंज कर दें, तो जो एस पोल एन पोल का कॉन्सेप्ट था वो आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, फिर एन और एस पोल क्रिएट हो जाएगा। और यही फोर्सली मैग्नेटिक फील्ड इस टेप पर हमारे डेटा के रूप में दर्ज हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। तो हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यहाँ पर ला करके इस रीड राइट हेड में, इसको रीड राइट हेड बोलते हैं, ये हेड गैप है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। और इसको एक नोजल के थ्रू हम इतना नज़दीक रखते हैं कि इसके मैग्नेटिक प्रभाव क्षेत्र में ये हमारा रिकॉर्डिंग मीडिया आ जाए, और इस पर आसानी से हम डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब देखिए, पहले के टेप में भी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने इस टेप को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये जो दो अलग अलग पार्ट हो गए, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, इसी पार्ट का नाम है ट्रैक। ये अगर ट्रैक 1 है तो इसको हम बोल देंगे ट्रैक 2। अगर इसमें भी और पार्टीशन हम कर दें तो ट्रैक 3, ट्रैक 4। तो पहले के जो पुराने ऑडियो कैसेट बनाए जाते थे उसमें भी 2 ट्रैक 4 ट्रैक की बात होती थी, और इस तरह से डेटा को रिकॉर्डिंग किया जाता है। एक्चुअल में हमारे पास जो डेटा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक व्यवस्था के तहत हम इसको कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के लिए इस डिस्क के साथ हम एक आईडी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक। ये एक्चुअल में इस मैग्नेटिक स्टोरेज को मैनेज करता है। ये डायरेक्ट सीपीयू के कंट्रोल में नहीं आएगा। इस डेटा को रखने के लिए अगर आपको स्टोर करना है मैग्नेटिक स्टोरेज में, तो इस डेटा को आईडी इलेक्ट्रॉनिक्स के पास आप भेज दीजिए, वो इसमें डेटा के रिकॉर्डिंग का प्रोविज़न करेंगे, और हमारे मैग्नेटिक टेप पर अलग अलग ट्रैक में डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन समस्या अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी और भी कुछ समस्याएं हैं जिस पर हम गौर करना जरूरी है। जरा सा देखिए और क्या समस्याएं आएंगी। जब आप कंप्यूटर में जब डेटा रिकॉर्ड करते हैं किसी टेप पर, मैग्नेटिक टेप पर, तो ये बड़ा स्लो डिवाइस है, क्योंकि इस डिस्क को रोटेट करने की बात हो रही है। तो मैग्नेटिक टेप में जब रिकॉर्डिंग होती थी तो वहाँ पर हम क्या करते थे, इस तरह का एक पुली लगा देते थे, और इस पुली के ऊपर हमारा डिस्क रिकॉर्ड होता था। तो यहाँ पर जो एक्सेस की टेक्नोलॉजी है, डेटा को एक्सेस करना है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब है कि जितने भी डेटा रिकॉर्ड है इस टेप पर, टेप की लंबाई तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम इस पर डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। हम यहाँ पर अगर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट से लेकर के एंड पॉइंट तक हमको सीक्वेंशियल जाना होता है। इसको आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। पुराने ज़माने में जो ऑडियो कैसेट होते थे, टेप रिकॉर्डर होते थे, उसमें ऑडियो कैसेट को जब हम चलाते थे तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता, अगर हम तीसरा कोई गाना सुनना चाहते हैं तो पहले दो को तो आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम स्टार्ट तो शुरू से कर सकते हैं या बीच में कहीं जहाँ से भी हम स्टार्ट करें, हमारा एक्सेस बिल्कुल सीक्वेंशियल होगा, मतलब एक निश्चित सीक्वेंस में ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर तीसरा गाना सुनना है तो पहला दूसरा को आप पास कीजिए,
हम, और बाईपास करने का मतलब क्या है, आप उसको फास्ट फॉरवर्ड का प्रोविजन होता था, वहाँ तेज़ी से आगे बढ़ा देते थे कि पहला गाना निकल जाए, दूसरा गाना निकल जाए, हाँ तीसरे पर आ गया, तीसरे को बजा देंगे, तीसरा हम सुनेंगे गाना। अगर पीछे से फिर सुनना है तो उसको बैक ट्रैक करते हैं, वापस लाते हैं। तो वहाँ पर कैसेट के फॉरवर्ड या रिवाइंड का कॉन्सेप्ट होता था, जिसमें हमको इस तरह की स्विचिंग या मैकेनिज्म लगानी पड़ती थी, जिसमें कैसेट को हम तेज़ी से आगे या पीछे कर सकते हैं, और जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर डेटा को हम स्टोर करते थे। स्टोर तो सीक्वेंशियल होता था, अब जिस डेटा पर जाना है उसको एक्सेस कर पाते थे। लेकिन थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए कि इस पूरे टेप को आपने महसूस किया होगा कि पहले जो वीडियो की रिकॉर्डिंग होती थी उसको अगर फास्टली भी फास्ट फॉरवर्ड किया जाए तो कम से कम 5 to 10 मिनट का समय लगता था। आप सोचिए कि स्टार्ट से एंड तक जाने में 10 मिनट का समय लगता है, तो आप अगर स्टार्टिंग में हैं, लास्ट में जाना है, अगर लास्ट के कुछ रिकॉर्डिंग या वीडियो को देखना है तो आप 8 मिनट 10 मिनट टाइम आगे बढ़ाइए, 10 मिनट इंतज़ार कीजिए, क्योंकि उस ट्रैक तक जब हम पहुंचेंगे फास्ट फॉरवर्ड होके तब हम एक्सेस करेंगे। और ये फास्ट फॉरवर्ड की क्या टाइमिंग की बात करें, ऐसे तो वो टेप चलता था 2 से 3 घंटे की फिल्म पूरी रिकॉर्ड होती थी, और 3 घंटे तक वो सामान्य परिस्थिति में चलता रहता था, वीडियो डिस्प्ले होता था सीक्वेंशियल। लेकिन ये लॉजिक जब कंप्यूटर की बात आई तो यहाँ पे फेल हो गया। क्यों फेल हुआ, जरा सा विचार कीजिए कि मान लेते हैं एक टेप हमने रखा है जिसको फॉरवर्ड करके तेज़ी से हम 10 मिनट में आगे से पीछे तक मूव कर सकते हैं, और इसमें हमने स्टूडेंट का रिजल्ट रख दिया। अब जरा सा विचार करें आप, अगर इस रिजल्ट को हमने इस टेप पर रिकॉर्ड कर दिया, अब बच्चों को ऑनलाइन डिक्लेयर कर दिया कि आपका रिजल्ट पब्लिश हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाला जा चुका है, आप कंप्यूटर से एक्सेस कर लीजिए। तो आप सोचिए कि अगर हमारे पास 10,000 स्टूडेंट हैं, अगर 10,000 की भी बात करें तो ये रोल नंबर 1 से 10,000 की बात हो रही है, और उसमें 10 मिनट अगर टाइम लग रहा है रिकॉर्ड तो हमने कर दिया, लेकिन रिजल्ट जो देखने के लिए आएंगे उनके लिए समस्या हो जाएगी। आप सोचिए कि ये तो सीक्वेंशियल कोई रिजल्ट देखने नहीं आता बच्चा, क्या कंप्यूटर में डेटा हम सीक्वेंशियल तो एक्सेस करने के विषय में सोच भी नहीं सकते। हम अगर रोल नंबर 1 को देखना चाहते हैं तो स्टार्ट हुआ, इमीडिएट हमको रिजल्ट मिल गया। उसके बाद कोई दूसरा लड़का आता है, बोलता है कि मेरा तो 9,990 रोल नंबर है, तो हम बोलेंगे वेट कीजिए, अब 10 मिनट बाद हम वहाँ पहुँचेंगे। बाकी के 10 मिनट तक कोई भी रिजल्ट नहीं देख सकता। फिर यहाँ से वापस लौटा, कोई लड़का आया, बोले मेरा रोल नंबर 5 है, तो बोले कि अब फिर से वापस आते हैं, 5 के पास आएंगे, फिर 9,000 है। अब आप सोचिए कि अगर हम इसका एवरेज काउंट करें कि पर रिजल्ट हमको 10 मिनट नहीं 1 मिनट का समय लगता है, सिंगल मिनट की हम बात करें तो पर आवर 60 स्टूडेंट को रिजल्ट हम दिखा पाएंगे। अगर 60 स्टूडेंट को 1 घंटे में आप रिजल्ट दे रहे हों तो रिजल्ट देखने की बेचैनी कितनी होती है स्टूडेंट में। और आज हम 10,000 की तो बात ही नहीं करते, आज हमारे पास बच्चे 10 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख तक होते हैं, तो उतने बच्चों का रिजल्ट कैसे पब्लिश करेंगे आप। कंप्यूटर के में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, इस्तेमाल करेंगे तो फेल हो जाएगा टेक्नोलॉजी। लेकिन हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मीडिया तो हमारे पास मिल गया था, तो हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम में डेटा रिकॉर्डिंग के लिए मैग्नेटिक मीडिया का ही इस्तेमाल किया। लेकिन इस मीडिया को हमने टेप का रूप नहीं दे करके इसको हमने डिस्क का रूप दिया। जरा सा देख लीजिए, अब हमने इस तरह का टेप नहीं बनाया, बल्कि
एक कंप्लीट डिस्क बनाया और इस डिस्क में हमने ट्रैक को निर्धारित किया। मतलब इतने बड़े डिस्क में, यहाँ पर तो हम तो बहुत ज़्यादा दूरी पर बना रहे हैं। ये जो हमने बनाया सर्कुलर, ये है ट्रैक। आइए ट्रैक 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से बाहर से अंदर की ओर हम बढ़ते चले गए, ट्रैक की नंबरिंग देते चले गए और ये 96 ट्रैक पर इंच होता है, TPI। आप सोच सकते हैं कि 1 इंच जगह में अगर हम बात करें तो 96 ट्रैक बने होते हैं। खुली आंख से देखना संभव नहीं है। और उसका डबल भी किया जाता है। लेकिन चूंकि हम समझना चाहते हैं तो हम ये हम समझ गए कि ऊपर से नीचे की ओर ट्रैक बनाए गए और ये डिस्क स्टोरेज का कॉन्सेप्ट हमने कंप्यूटर में इस्तेमाल किया। तरीका वही है कि अब हम रिकॉर्डिंग में सीधे टेप को मूव नहीं करते, रोटेट करते हैं। अब ये डिस्क रोटेशन में जाएगा, ये लगातार हेड के सामने मूव करता रहेगा। रीड राइट हेड इसके ऊपर में होगा और ये ट्रैक लगातार मूव करता रहेगा। अब उसके बाद हम 0 ट्रैक से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग में हमारा जो कॉन्सेप्ट था, हमने रीड राइट हेड को स्टैटिक रखा था और इसको मूवेबल रखा था, मूव करते थे। लेकिन यहां पर हमने क्या किया, इसको भी मूव किया, डिस्क को, और रीड राइट हेड को भी मूव किया। लेकिन यहां पर लीनियर मूवमेंट हुआ, एक फिक्स कांस्टेंट में हमने मूव किया। अगर हम बात करें तो आज का जो हमारा हार्ड डिस्क में डिस्क लगा हुआ है वो (3600 RPM या 7200 RPM। RPM मीन्स रोटेशन पर मिनट। अब आप सोचिए कि डिस्क को अगर हम 7200 रोटेशन पर मिनट के स्पीड से कांस्टेंट, ये स्पीड जो भी डिजाइन में हमने लिया ये बिल्कुल कांस्टेंट होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और यहां पर रीड राइट हेड जो है इसके लिए स्पेशल मोटर का इंतजाम किया। इस मोटर को हम लोग बोलते हैं स्टेपर मोटर। ये क्या करेगा, फर्स्ट ट्रैक में जाएगा, फिर सेकेंड ट्रैक में, बीच में नहीं रुकेगा। ट्रैक के बीच में जो गैप है वहां पर उनको नहीं रुकना है, वो हमेशा एक स्टेप आगे बढ़ेगा और ट्रैक के ठीक सेंटर पॉइंट में वो रुक जाएगा। तो अगर हमने 96 TPI की बात की है, इसका मतलब है कि 1 इंच में उस स्टेपर मोटर के द्वारा रीड राइट हेड को हर ट्रैक पर हम एस्टैब्लिश करते हैं 96 स्टॉपेज बनाएंगे। 0 से ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 इस तरह से वो मूव करके पहुंचेगा। तो रिकॉर्डिंग का मीडिया हमारा वही रहा, रिकॉर्डिंग के टेक्निक को हमने चेंज किया और कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो टेप नहीं हो करके हम डिस्क में स्टोर करते हैं। ऐसा नहीं है कि टेप का इस्तेमाल नहीं करते हैं, टेप ड्राइव आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल में, टेप ड्राइव का भी इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा को रखने के लिए टेप ड्राइव आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन टेप ड्राइव में डेटा स्टोर करने में समय लगता है और वो
टेप ड्राइव जनरली बैकअप के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि दिन भर काम किए, ठीक है, शाम में 15 मिनट 20 मिनट लगेंगे, दिन भर के सारे रिकॉर्ड को हम टेप ड्राइव में रिकॉर्ड कर लें, बैकअप ले लें। कई बार पर डे हम लेते हैं, कई बार वीकली लेते हैं, तो सप्ताह में एक दिन हम रिकॉर्ड करके टेप ड्राइव में उसको सील करके रख देंगे। सुरक्षित डेटा ये भी है। लेकिन हमको कंप्यूटर में रन टाइम में डेटा एक्सेस करने की बात होगी तो हम डिस्क का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पुराने ज़माने में फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल करते थे, बाद के ज़माने में हमने हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया, और आज के डेट में अगर डिस्क रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो हम सीधे हार्ड डिस्क की बात करते हैं। इस सामान्य डिस्क की बात नहीं की जाती है। तो हमारे कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग के लिए हमको डिस्क चाहिए। इस डिस्क पर रिकॉर्डिंग का क्या टेक्निक होगा, वही एसपुल एनपुल के कॉन्सेप्ट को हम चेंज करेंगे। अकॉर्डिंग टू डेटा के जो सिग्नल होंगे इस सिग्नल के आधार पर हम इसमें डेटा रिकॉर्ड करेंगे, तो आसानी से रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी समस्याएं हैं। अब देखिए, ये तो हमारा एनालॉग डेटा है, लेकिन क्या कंप्यूटर में हम एनालॉग डेटा की बात करते हैं? ऐसा तो हम करते नहीं। हमारा डेटा तो निश्चित रूप से डिजिटल फॉर्मेट में होगा, सिग्नल नो सिग्नल के फॉर्म में होगा। तो जनरल कॉन्सेप्ट है कि सिग्नल मीन्स 1 और नो सिग्नल मीन्स 0। लेकिन क्वेश्चन वही है कि व्हाट विल हैपन इफ वी वांट टू रिकॉर्ड 10001। यहां पे समस्या आएगी। अगर कंटिन्यूसली डेटा 1-1 हो जाए, कंटिन्यूस 0-1 हो जाए या 0-0 हो जाए, तो रिकॉर्डिंग डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। देखिए, एनालॉग की रिकॉर्डिंग डायरेक्ट आप डिस्क पर कर सकते हैं, टेप पर डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल रिकॉर्डिंग डायरेक्ट नहीं की जाएगी। तो आज के वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचते हुए, अब अगले क्लास में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डिजिटल रिकॉर्डिंग कैसे होती है। हम कंप्यूटर में जो डेटा रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, जिस डेटा की बात हम कर रहे हैं, उस डेटा को आखिर फिजिकल मीडिया पर, ये तो रियल कंप्यूटर की बात हो रही है, हम डिस्क के प्लेटर पर डेटा रिकॉर्ड करेंगे मैग्नेटिक फॉर्म में। तो मैग्नेटिक फॉर्म में डिजिटल डेटा को कैसे हम रिकॉर्ड करें ताकि हम जब रिकवर करें डेटा तो उसमें डेटा लॉस नहीं हो। अगर डेटा लॉस हो जाए तो फिर मतलब क्या है? अगर हमने रिकॉर्ड किया 1001 और हमको डेटा बाद में 1001 मिल जाए या 101 मिल जाए, कंप्यूटर कह दे कि सारे जीरो तो हमने एक साथ मिला दिए, क्योंकि सब जीरो था, कोई सिग्नल नहीं था, तो सबको हमने एक साथ मिला दिया। तो ऐसी स्थिति में तो डेटा ही चेंज हो गया। डेटा चेंज हो गया तो रिकॉर्डिंग करने का मतलब क्या हो रहा? क्यों हम ऐसे रिकॉर्डिंग करेंगे? तो अगले क्लास में हम डेटा इनकोडिंग टेक्निक देखेंगे कि डेटा कैसे मैग्नेटिक मीडिया पर डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, ताकि उसके बाद हम आसानी से हार्ड डिस्क के विषय में समझ पाएंगे और हार्ड डिस्क के रिकॉर्डिंग टेक्निक को समझेंगे, हार्ड डिस्क के डिफरेंट पार्ट के विषय में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ड डिस्क के विषय में पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है, और उस पर डिटेल डिस्कशन करने के लिए ये वीडियो ज़रूरी था। इसको आप पूरी तरह से देखें, पूरे समय तक देखें, बार बार देखें और इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लें, ताकि आगे जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़े तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।